लिखेंगे, देखो CuCl मोर कोवेलेंट देन NaCl, CuCl मोर कोवेलेंट देन NaCl। अब किसी को शंका हो रही होगी Cu प्लस में 18 कैसे हुआ? जब आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 29 होता है ना, 29 तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ये होता है। लेकिन जब +1 आया तो एक लॉस हो गया, वो लॉस S से होगा कि D से होगा? S से होगा। और जब S से एक लॉस हो गया, ये +1 में आ गया, तो बताओ थर्ड सेल आउटर सेल है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बताओ स्यूडोनॉर्मल हुआ ना। और Na+ का चेक कर लो, सोडियम का होता है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का हो जाएगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s1 +1 का मतलब एक लॉस। और जहां एक लॉस करोगे तो सेकेंड सेल आउटर सेल, वैलेंस सेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया नोबल गैस, ये हो गया स्यूडोनोबल। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, AgCl और KCl में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? जहाँ होगा AgCl। अच्छा AuCl और रुबिडियम क्लोराइड में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? जवाब होगा AuCl। फिर क्वेश्चन आएगा ZnCl2 और CaCl2 में कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? ZnCl2। समझ में? अभी और भी क्वेश्चन है, कुछ टेस्ट के लिए बचा के रखे हैं ना, कुछ यहाँ खोलेंगे कुछ उधर खोलेंगे, सब एक ही जगह खोल देंगे तो रट लोगे सब लोग। अच्छा मान लो क्वेश्चन ऐसे आया कि तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक मेटल का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एक का स्यूडो नोबल है और एक का नॉन नोबल है, मतलब 8 भी नहीं 18 भी नहीं, बीच का केस है। अब क्या करें? अब पूछ क्या रहा है? कोवेलेंट का ऑर्डर बताओ। तो हम किसको ज्यादा महत्व दें? कोवेलेंट किसमें ज्यादा होगा? हाँ, जिसमें स्यूडो नोबल होगा, 18 वाले का सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है स्यूडो नोबल गैस की। उसके बाद नॉन नोबल, नॉन नोबल न तो 8 न तो 18, और सबसे लास्ट में आएगा, नोट करो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर, पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्यूडो नोबल, स्यूडो नोबल मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है। कौन 18 इलेक्ट्रॉन वाले है? कौन? Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस जिंक +2 कैडमियम +2 मरकरी +2 और भी है। इन सभी के वैलेंस शेल में 18 है। हाँ, इसके बाद नंबर किसका आएगा? नॉन नोबल, नॉन नोबल मतलब 8 भी नहीं 18 भी नहीं है। कौन? थैलियम प्लस लेड +2 बिस्मथ +3, ये सब नॉन नोबल में आएंगे, न तो 8 है न तो 18। हाँ, इसके बाद अब नंबर आएगा लास्ट में नोबल गैस। हाँ, नोबल गैस में कौन आएंगे? सारे अल्कली मेटल, सारे अर्थ मेटल आ जाएंगे, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम +2 ये सब आ जाएंगे नोबल में, सारे अल्कली मेटल सारे अर्थ मेटल। ये पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर। तो महत्व हम देंगे सबसे ज्यादा स्यूडो नोबल को, उसके बाद नॉन नोबल और लास्ट में नोबल। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन आएगा CuCl TlCl और NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। कोवेलेंट कैरेक्टर, तुम्हारा आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्यूडो नोबल, उसके बाद नॉन नोबल और फिर नोबल। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, हाँ दूसरा क्वेश्चन आएगा, हाँ ZnCl2 PbCl2 CaCl2 बताइए कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, ये ZnCl2 स्यूडो नोबल, नॉन नोबल, नोबल आंसर होगा ये। आया समझ में? अब क्वेश्चन मन में आएगा कि स्यूडो नोबल मतलब 18 वाले की पोलराइजिंग पावर नोबल से ज्यादा क्यों है? क्यों ज्यादा है?
अब क्यों ज्यादा है तो क्या तो याद ही हो जाएगा ना, हर बात का क्यों करते जाओ तो क्या तो याद ही हो गया, तो क्या को याद करने के लिए क्यों किया जा रहा है। हाँ देखो उसको भी समझ लो, और कंसेप्ट तुम लोग सुना चुके हैं, ये तुमने क्लास रेगुलर किया है, बात को सुना है, तो आंसर तुम्हारे पास है। हाँ देखो सामने कैसे क्यों ऐसा है, देखो ये Cu प्लस और ये Na प्लस, हाँ दोनों का चार्ज भी सेम, साइज भी सेम, यहाँ +1 चार्ज सेम, साइज भी हमने क्या बोला सेम। हाँ ये एनायन, एनायन भी दोनों का सेम, एनायन भी सेम। हाँ लेकिन फर्क क्या है, इसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 है ना, S में कितना 2, P में कितना 6, D में कितना 10, जबकि इसके वैलेंस शेल में 8 है, S में कितना 2, P में कितना 6। मतलब इसमें ये S और P कॉमन है ना, वेरिएबल क्या है D, और जहां जहां वेरिएबल होता है वही आंसर छिपा होता है, जहां कोई चीज वेरिएबल होती है वही ध्यान दिया करो, आंसर उसी में छिपा है। तो वैलेंस शेल में 8, यहाँ भी 8, वो तो कॉमन, लेकिन यहाँ 18 मतलब D 10 में है ना, D में 10 है तभी तो 18 हुआ ना। चलो आप देखो सामने, जब इसके D में 10 है इलेक्ट्रॉन तो होता न्यूक्लियस 10 प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा होगा, जब D में 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसकी तुलना में तो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन बढ़े कि नहीं, और जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो ये प्रोटॉन इसके न्यूक्लियाई को ज्यादा रिपेल करेगा, डिस्ट्रॉय ज्यादा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब इधर 10 इलेक्ट्रॉन है इधर 10 प्रोटॉन है तो प्रोटॉन इसके न्यूक्लियाई को रिपेल तो करेगा ही करेगा, साथ साथ ये 10 इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, डी के अंदर, और डी की शील्डिंग क्या होती है पुअर, और जब शील्डिंग पुअर रहेगी तो न्यूक्लियस का रिपल्सन और ज्यादा लगेगा, क्योंकि बीच की शील्डिंग पुअर है। बोलो, सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, तो मतलब जो 10 इलेक्ट्रॉन डी में है वो आपकी पुअर शील्डिंग में है ना, और जब शील्डिंग पुअर रहेगी तो रुकावट ही कम रहेगी, तो न्यूक्लियस का रिपल्सन बताओ आराम से पहुंच जाएगा यहाँ तक, और इसको क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, और जितना ये डिस्टॉर्ट होगा इनके बीच शेयरिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब ये बात समझ में आई कि स्यूडो नोबल की पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्यूडो नोबल में डी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर है, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी शील्डिंग पुअर हो जाने से इसका न्यूक्लियाई इसके न्यूक्लियाई को रिपेल ज्यादा करेगा। बोलो क्लियर हुआ। हाँ आगे देखो, फजान रूल तो हम जान गए, अब इसके फायदे क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, देखा जाए एप्लीकेशंस। इस फजान रूल से हमको क्या फायदे हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं इसके ऊपर। इसमें एप्लीकेशन कैटायन के लिए भी है, एनायन के लिए भी, दोनों के लिए है, तो हम दोनों का अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए, फॉर कैटायन, फॉर कैटायन, कैटायन के लिए, हाँ कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। तो यदि किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगी तो उसके कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, ठीक है। किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो समझना उसके कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। और जब कोवलेंट ज्यादा होगा तो आयनिक कम होगा, तो ऐसे केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि जब कोवलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट कम ना होगा, आयनिक का ना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जब कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट घट रहा, नोट करो, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। किसी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा मतलब उसके कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बड़े आराम से मेल्ट कर जाएगा, बिना गर्म के मेल्ट कर जाएगा, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट करके लिक्विड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हारी बुक में है SnCl2 सॉलिड होता है जबकि SnCl4 फ्यूमिंग लिक्विड होता है, क्यों, क्वेश्चन आएगा। SnCl2 सॉलिड है जबकि SnCl4 फ्यूमिंग लिक्विड है,
ऐसा क्यों? जवाब यहाँ 10 का +2 है, यहाँ 10 का मतलब चार्ज ज़्यादा, साइज छोटा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट ज़्यादा। और जब कोवेलेंट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा कि रूम टेम्परेचर पे ही पिघल के लिक्विड होगा। ये तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और यहाँ तक कि लिक्विड है इतना कम है कि उस लिक्विड से वेपर भी निकल रही है, फ्यूम भी निकल रही है साथ में। तो SnCl2 सॉलिड और SnCl4 फ्यूमिंग लिक्विड। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट है और ये आयनिक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली सॉलिड, और कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड भी होते हैं। वो तो तीनों अवस्था मिलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड की तीनों अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जबकि आयनिक कंपाउंड मेनली सॉलिड ही होते हैं। तो ये आयनिक होने से सॉलिड हो गया, ये कोवेलेंट होने से लिक्विड हो गया। लिख सकते हो SnCl2 सॉलिड, SnCl4 फ्यूमिंग लिक्विड। अब ऐसे 4 क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन हमने कंसेप्ट सुनाया, एक एग्जाम्पल बताया, बाकी और भी है। बाकी जब हम लोग ब्लॉक पढ़ेंगे तो जहां जहां कंपाउंड एलिमेंट आएगा सब हम लिखवाते चलेंगे ना। सब यही लिखवा देंगे तो फिर ब्लॉक नहीं पढ़ाएंगे क्या? ब्लॉक भी तो पढ़ना है ना। कंसेप्ट सुन लो, हथियार यहां जुटा लो, और जब दुश्मन आएगा तो लड़ना वहां पे। ब्लॉक आएगा तो यही कंसेप्ट लगा के देखना कि हमको याद है कि भूल गया। और देखो, हाँ, जब कोवेलेंट करैक्टर उसमें बढ़ेगा तो ऐसे केस में उस कंपाउंड की सॉल्बिलिटी पानी में बढ़ेगी या घट जाएगी? घट जाएगी। वाटर पोलर है और ये कोवेलेंट क्या है? नॉन पोलर, तो सॉल्बिलिटी क्या होगी? घटेगी। देखो, सॉल्बिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस, सॉल्बिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी सॉल्बिलिटी पानी में घटेगी। वाटर मतलब पोलर में, वाटर पोलर में घटेगी। अच्छा, पोलर में घटेगी, नॉन पोलर रहेगा तो हाँ, सॉल्बिलिटी इन नॉन पोलर इंक्रीजेस, सॉल्बिलिटी नॉन पोलर में बढ़ेगी लेकिन पोलर में घटेगी। अच्छा, ये तो कंसेप्ट है। एग्जाम्पल क्या है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको पानी में नहीं रखा जाता, इसका सॉल्वेंट ईथर होता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड को पानी में रखा जाता है। क्यों? इसका सॉल्वेंट ईथर है, नॉन पोलर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इसका सॉल्वेंट वाटर है। क्यों? हाँ, पता, इसमें लिथियम प्लस है, इसमें सोडियम प्लस है। पता, इसका साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट ज्यादा। तो कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्बिलिटी किस पे होगी? पोलर में कि नॉन पोलर में? आया? और देखो, और क्या केस है, देखो सामने। तो इसमें तो सॉल्युबल हो जाएगा ना, ईथर में। हाँ, सॉल्युबल तो रहेगा, सॉल्युबल फॉर्म में रखना है, इसको स्टेबल फॉर्म में रखना है, इसलिए इसका मीडियम ईथर ही रहता है। कोई सोल्यूशन बना के रखेंगे तब ना वो स्टेबल रहेगा। हाँ, और देखो, क्योंकि ये कंपाउंड पानी में कम सॉल्युबल है, सॉल्बिलिटी इन वाटर इसकी कम है, तो जब ये पानी में कम सॉल्युबल है तो ये पानी में क्या आयनाइज होगा? आयंस फ्री देगा, और जब आयंस फ्री देगा नहीं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घट जाएगी? नोट करो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। उसके सॉल्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? घट जाएगी। कब? जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट ज्यादा, उसके कंपाउंड की कंडक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, क्वेश्चन आएगा लिथियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, पोटेशियम का क्लोराइड, सीजियम का क्लोराइड, विच क्लोराइड शो लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन वाटर। किसकी कंडक्टिविटी पानी में सबसे कम होगी? जवाब इसकी कम होगी। बताओ, इसमें कोवेलेंट ज्यादा है, सॉल्युबल कम होगा, आयनाइज भी कम होगा, आयंस भी फ्री कम होंगे, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी।
अच्छा, हमने एल्कली मेटल का एग्जाम्पल दिया, हम चाहे तो अर्थ मेटल का एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? ऑप्शन नहीं बन सकते? और ये सब एक एक कंसेप्ट है, हर एक एक कंसेप्ट के कई ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, मेरे सामने रख दिया बेरिलियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। बताइए किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी? जब इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें कोवलेंट ज्यादा है। ये पानी में आयनाइज कम होगा। हाँ बोलो, समझ में आया? और देखो और फायदा क्या है कि जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो मेटल आयंस वाटर को अपनी तरफ खींचेगा और खींच के अपने ऊपर वाटर की लेयर बना लेगा। क्यों? वाटर को क्यों खींचेगा? जवाब, ये जो मेटल आयन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव, उतना ही वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, साइज छोटा है ना, साइज छोटा होने से इसकी वाटर से बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब कोई मेटल आयन छोटे साइज का है और एक मेटल आयन बड़े साइज का है, ठीक है, एक मेटल आयन छोटे साइज का और एक मेटल आयन बड़े साइज का है, कौन सा आयन पानी को अपनी ज्यादा खींचेगा? हाँ, छोटे साइज का है। क्यों? क्योंकि जब साइज छोटा रहेगा तो दूरी कम रहेगी, डिस्टेंस कम रहेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F=Q1Q2/r²। तो बताओ, दूरी कम रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो इस मेटल पर वाटर की फिल्म ज्यादा बनेगी कंपेयर टू बड़े आयन। तो जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, मतलब साइज छोटा, चार्ज ज्यादा, वो आयन वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, अपने ऊपर वाटर की लेयर बना लेगा। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और ऐसे कंपाउंड के क्रिस्टल के अंदर पानी आ जाएगा, ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे उसके क्रिस्टल के अंदर वाटर आएगा। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसके क्रिस्टल में पानी होता है, जबकि NaCl के क्रिस्टल में, KCl के क्रिस्टल में पानी नहीं होता। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में पानी मिलेगा तुमको, MgCl2 6H2O, CaCl2 6H2O मिलेगा, BeCl2 H2O पानी मिलेगा। अर्थ मेटल के जो क्लोराइड सॉल्ट होते हैं, अर्थ मेटल के जो कंपाउंड होंगे उनके क्रिस्टल के अंदर पानी मिलेगा, लिथियम में भी मिलेगा, लेकिन बाकी में नहीं मिलेगा। तो बताओ, इसमें पानी है, इसमें क्यों नहीं पानी है? हाँ, लिथियम का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो ये वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा और खींच के अपने ऊपर वाटर की लेयर बनाएगा। तो इसके क्रिस्टल के अंदर क्या मिल जाएगा? पानी। नोट करो, greater the polarizing power of cation, greater the polarizing power of cation than salt having water of crystallization. Greater the polarizing power of cation than salt having water of crystallization. तो उसके जो कंपाउंड बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। Greater the polarizing power of cation than salt having water of crystallization. तो जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, समझ लेना उसके कंपाउंड के क्रिस्टल में पानी मिलेगा। ठीक है, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल में पानी है, NaCl के क्रिस्टल में पानी नहीं है। और जो जिस क्रिस्टल में पानी आ जाता है ना, वो क्रिस्टल चिपचिपा टाइप का हो जाता है। यदि क्रिस्टल में पानी आ गया तो क्रिस्टल में चिपचिपापन हो जाएगा, स्टिक करने लग जाएगा वाटर की वजह से। तो यदि प्योर NaCl है तो वो कभी स्टिक नहीं करता है, कभी चिपचिपापन नहीं होता उसमें। हाँ, यदि किसी नमक में चिपचिपापन है, स्टिक कर रहा है, तो समझ लेना वो नमक प्योर नहीं है, उसमें MgCl2 की इम्प्योरिटी है। हाँ, यदि हमने टाटा का फ्री फ्लो डिफाइंड नमक लिया है तो उस केस में हमको स्टिकीपन नहीं मिलेगा, मतलब उसमें MgCl2 की इम्प्योरिटी क्या की, हटा दी गई है, तो वह प्योर NaCl रहेगा, उसमें स्टिकीपन, चिपचिपापन नहीं आएगा। वो हम बाद में बताएंगे, अभी पानी है इतना जान लो, क्यों ज्यादा है क्यों कम है सब यही पत्ते खोल देंगे, तो आगे क्या बताएंगे। इसमें इसलिए कम है क्योंकि इसमें वैकेंट आर्टिकल कम है, इसमें वैकेंट आर्टिकल ज्यादा है। नहीं, इसके पास बेरिलियम के पास ऑर्बिटल कम है, इसके बाद ऑर्बिटल ज्यादा है। तो बताओ, साइज भले छोटा हो लेकिन पानी को रखने की जगह भी तो चाहिए ना।
आखिर रखोगे कहाँ उसमें? इसके पास मात्र एक S और 3 P खाली है, केवल 4 में खाली है, जबकि इसके पास ज़्यादा खाली है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब वैकेंट आउटर ज़्यादा खाली होगा तो पानी ज़्यादा घुस जाएगा अंदर, बाद में देखा जाएगा। पहले बताओ उसमें पानी है ना क्रिस्टल में, इसमें पानी क्यों नहीं? अब इतना जान लो बस, बाद में आगे बताएंगे क्यों ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, बात की बात है। तो जो क्रिस्टल जिस की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, समझो उसके क्रिस्टल में क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे बढ़े, सामने देखो। हाँ, जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी वो मेटल लिगेंड के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और बना देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, जबकि इससे पहले आयन डाइपोल इंटरेक्शन था। इससे पहले इस मेटल आयन का इस आयन डाइपोल के साथ इंटरेक्शन था, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिस वजह से इस आयन पर वाटर की फिल्म बन रही थी, जैसे ये सब देखो। हाँ, लेकिन एक केस ये भी है कि ये मेटल आयन लिगेंड के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बन जाएगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कहने का मतलब जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता भी ज्यादा होगी। नोट करो, ग्रेटर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, ग्रेटर विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ग्रेटर दी पोलराइजिंग पावर तो लिख ही चुके हैं पहले, ग्रेटर दी पोलराइजिंग पावर तो लिख ही चुके हैं ना। ग्रेटर विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ग्रेटर विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता ज्यादा होगी। एल मतलब लिगेंड, लिगेंड क्या होता है? लुईस बेस। बता रहे, वही बताने जा रहे हैं, वही बता रहे हैं। हाँ देखो सामने, जैसे ब्लू विट्रियॉल होता है, ब्लू विट्रियॉल क्या होता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अच्छा, इस कॉपर सल्फेट पानी क्यों है? कॉपर सल्फेट में पानी क्यों है? हाँ, कॉपर की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है क्योंकि डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक से वैसे भी ज्यादा होती है। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से पानी को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, खींचेगा तो खींचने के बाद क्या होगा? ये क्वार्टर अपना लोन पर उठा के इसके वैकेंटी में डाल देगा और डाल के कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर फार्मूला है वो ये नहीं है, इसका फार्मूला एक्चुअल ये है, देखो, कॉपर H2O होल 4 SO4 H2O। मतलब इस 5 वाटर में से 4 वाटर अपना लोन पेयर उठा के इसके वैकेंटी में डाल देगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। और इस बॉन्डिंग की वजह से इस कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, ये बॉन्डिंग क्या है? कोऑर्डिनेट है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग है ये सेकेंडरी बॉन्डिंग है, जबकि ये बॉन्डिंग प्राइमरी है और ये बॉन्डिंग सेकेंडरी है। तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है? क्योंकि मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी वो लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस बॉन्डिंग की वजह से बन जाएगा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वो तभी बनते हैं जब मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, मतलब साइज छोटा, चार्ज ज्यादा। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? एस ब्लॉक की डी ब्लॉक? क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक? क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया? तो इसलिए आइसोमेटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनाते हैं, उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। हाँ, बोलो समझ में आया? तो सारी बात को समेटे तो कहेंगे जिस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, वो सॉलिड से लिक्विड के स्टेज में पहुंच जाएगा और उसका सॉल्बिलिटी पानी में कम होगी लेकिन नॉन पोलर में ज्यादा होगी, और पानी में कम सॉल्युबल होने से, आयनाइज कम होने से उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी, और उसके क्रिस्टल में पानी आ जाएगा और वो किसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये है पोलराइजिंग पावर के कैरेक्टर। जिस मेटल में पोलराइजिंग पावर है समझो ये कैरेक्टर उसमें आएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, ये बात तो पोलराइजिंग पावर के लिए। पोलराइजेबिलिटी के लिए क्या होगा? जितना मार खाया है एनायन, उसको खाने का भी कुछ फायदा मिलना चाहिए ना भाई, सहनशीलता का फायदा मिलना चाहिए। तो उसका एप्लीकेशन क्या? लिखो, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेबिलिटी।
applications of polarizability. Polarizability. हाँ तो देखो, जिस एनायन का साइज बड़ा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज से साइज और बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज आगे साइज और बढ़ जाएगा, साइज और बढ़ जाएगा इसका। और जितना साइज बड़ा होता जाएगा उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो जहां इस पर विजिबल लाइट पड़ेगी, विजिबल लाइट, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और ये एक्साइट होकर विजिबल लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्जर्व कर लेगा और ये कंपाउंड कलर दिखने लग जाएगा, मतलब इसमें चमक आ जाएगी, कलर आ जाएगा। तो जिस एनायन का साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से ये विजिबल लाइट की पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑब्जर्व कर लेगा, जिस वजह से इसका पूरा कंपाउंड कलर्ड हो जाएगा। तो बताओ सहने का फायदा मिला कि उसमें चमक आ गई, कलर आ गया। वैसे सूरज सुना था, उदास था, सहा तो उसको आज फायदा मिला, कलर आ गया। फिर कोई एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल देखो, सिल्वर का आयोडाइड, सिल्वर का ब्रोमाइड, सिल्वर का क्लोराइड। तो देखो ये होता है डार्क येलो, सिल्वर आयोडाइड होता है डार्क येलो, डार्क येलो, और AgBr होता है लाइट येलो, और AgCl होता है व्हाइट, कर्डी व्हाइट, दही की तरह सफेद होता है, कर्डी व्हाइट। तो क्वेश्चन है कि AgI डार्क येलो क्यों है? पता सिल्वर तुम में कॉमन है ना, मारने वाला तीनों में सेम है, पोलराइजिंग पावर तीनों में सेम है, लेकिन मार सहने वाला इसमें ज्यादा है। पता आयोडीन का साइज बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी इसकी तो ज्यादा है। जब साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब इसमें सहनशीलता ज्यादा है, तो इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा विजिबल लाइट पड़ने पर और कलर आएगा डार्क। अच्छा, जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी घटती जाएगी तो कलर की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। डार्क येलो से क्या हो गया, और क्लोराइड तक आते आते व्हाइट हो गया, कलर ही गायब हो गया। तो बताओ सहने से, धीरे रखने से फायदा मिलता है ना। अब घर में भी कुछ पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, तुम भी फट से जवाब दे दिए, तो बताओ क्लोराइड हो गया, तब AgCl हो गए। अब चुपचाप सुनोगे, बात को समझोगे,